सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यस। सो जल्दी से इस लेक्चर में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं योर चैप्टर नंबर 11, दैट इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का। तो सबसे पहले लेते हैं एनबीएफसी किसको बोला गया है। तो ऐसी कोई भी कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी फिनेंशियल असेट उसकी टोटल असेट से 50% से ज्यादा है, एंड साइमल्टेनियसली वो जो भी फिनेंशियल असेट की इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम उसकी ग्रॉस इनकम से 50% से ज्यादा है, देन उस केस में ये जो भी कंपनी है, ये जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको हम एनबीएफसी में क्लासीफाई करेंगे। बट इधर एक चीज ध्यान रखना कि जो मैंने टोटल असेट बोली इधर, तो टोटल असेट को कंसीडर करने के लिए हम ये जो भी कंपनी है उसकी इंटेंजिबल असेट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल असेट में हम इंटेंजिबल असेट को एक्सक्लूड करेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली जो भी कंपनी है जिसको हमने एनबीएफसी में क्लासीफाई कर दी है एक बार, तो क्या वो कंपनी एनबीएफसी में क्लासीफाई होने के बाद अपना एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? तो उसको दो और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो ड्यूअल कंडीशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अगर एक बार उसने ये दो कंडीशन फुलफिल कर दी, देन उस केस में वो जो भी एनबीएफसी है वो अपना एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज, ये जो भी कंपनी होगी उसको आरबीआई के पास से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसको हम सीओआर बोलेंगे। एंड सेकंड कंडीशन इज के ये जो भी कंपनी है, ये जो भी एनबीएफसी है, उसका नेट ऑन फंड मिनिमम 25 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 लाख उसका नेट ऑन फंड होना चाहिए, और मैक्सिमम ये नेट ऑन फंड 200 लाख तक हो सकता है। बट इधर एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये जो भी कंपनी है, ये जो भी एनबीएफसी है, उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल 1999 के बाद लिया होगा, देन उस केस में मिनिमम नेट ऑन फंड जो 25 लाख की लिमिट है वो अभी 200 लाख कर दी गई है, उसको 25 लाख से बढ़ाकर 200 लाख कर दी है। सो बेसिकली उसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई एक कंपनी है, एनबीएफसी है, उसने सपोज 1998 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है आरबीआई से, देन उसके केस में जो भी नेट ऑन फंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो तो 25 लाख ही रहेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी ने 2002, 2003 या 2000 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया होगा, देन उसके केस में मिनिमम नेट ऑन फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 लाख कर दी गई है अभी। ठीक है। नाउ चलते हैं कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी पे। सो बेसिकली कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी को हमने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है। एक तो होता है बेस्ड ऑन डिपॉजिट, एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, यानी कि आपकी जो भी एनबीएफसी है, जो भी कंपनी है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज वो कंडक्ट करती है उसके बेसिस पे। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ठीक है। अभी ये जो भी बेस्ड ऑन डिपॉजिट है उसको फर्दर दो पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। सो द फर्स्ट वन इज डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, यानी कि ऐसी एनबीएफसी कि जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से। एंड सेकंड पार्ट इज नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, यानी कि ये ऐसी एनबीएफसी होती है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड ये जो भी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी होती है, तो उसको अपने नाम के पिछू में, यानी कि नाम के सफिक्स में उसको क्या लगाना पड़ेगा? एनडी लगाना पड़ेगा, जिससे क्या एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं उनको पता चले कि ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को फर्दर दो पार्ट में बाइफरकेट किया है। सो द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एंड सेकंड वन इज नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। नाउ चलते हैं फर्दर। ये इधर एक पार्ट दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो। बेसिकली ये ऐसी कंपनीज है कि जिनको आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों लेना नहीं पड़ेगा? तो बेसिकली इनका जो भी कर्ता धर्ता है, इनका जो भी माई बाप है, वो दूसरा एक्ट है, वो दूसरी अथॉरिटी है। तो ये जितनी भी कंपनी है वो किसी और एक्ट के अंडर या किसी और अथॉरिटी के पास रजिस्टर होती है। तो इसकी वजह से ड्यूअल रजिस्ट्रेशन ना हो, इसकी वजह से बोला गया है कि ये इतनी कंपनीज है, ये और ये इतनी कंपनीज है कि जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार ये आप खुद से पढ़ सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस। सो बेसिकली आप बैंक या एनबीएफसी देखो तो वो बहुत सारा सिमिलर चीजें करती है, यानी कि लोन भी देती है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, तो बहुत सारी सिमिलर चीजें होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें कि जो बैंक एंड एनबीएफसी को डिस्टिंग्विश करती है, तो एक बार वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली इन केस ऑफ बैंक, आपने देखा हो तो बैंक एफडी एक्सेप्ट करती है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। बट इन केस ऑफ एनबीएफसी, तो एनबीएफसी के केस में एनबीएफसी जो भी है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक के पास से, तो वो एक चीज है। सेकंड चीज है कि बैंक के केस में आप देखो तो आप किसी को चेक देते हो पेमेंट करने के लिए, किसी से चेक लेते हो अपने बैंक अकाउंट में,
तो बेसिकली बैंक आपको हेल्प करती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में। बट इन केस ऑफ एनबीएफसी, वो एनबीएफसी जो होगी, जो ये एनबीएफसी होती है, तो वो एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस आ गया जो कि इधर लिखा हुआ है। नाउ द थर्ड पॉइंट, कि जिस भी बैंक में आपने डिपॉजिट की होती है, तो ये बैंक की आपकी जो भी डिपॉजिट होती है, तो वो डीआईसीजीसी के द्वारा ये डिपॉजिट सारी इंश्योर्ड होती है। यानी कि कल जाके अगर ये बैंक कुछ गफला कर जाए या बैंक ऐसे उठ जाए, तो उस केस में आपकी जो भी डिपॉजिट होती है वो सर्टेन अमाउंट तक इंश्योर्ड होती है। यानी कि आपकी जो भी डिपॉजिट होती है, तो वो डिपॉजिट की अमाउंट आपको मिल जाएगी। लेकिन एनबीएफसी के केस में ये डीआईसीजीसी के द्वारा कोई भी इंश्योर्ड नहीं होती है। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि जितनी भी बैंक होती है, तो उनको मिनिमम सर्टेन परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर को लोन के रूप में देना पड़ता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर को कुछ मिनिमम परसेंटेज देना पड़ेगा, बट विच इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनबीएफसी। सो ये बेसिकली 4 पॉइंट आ गया है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट आप डिमांड डिपॉजिट याद रख लो कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है एनबीएफसी। सेकंड पॉइंट आप पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये वर्ड याद रख सकते हो, तो इसके बेसिस के ऊपर आप याद रख सकते हो। द थर्ड वन इज डीआईसीजीसी की द्वारा इंश्योर नहीं होती है। एंड द फोर्थ वन इज कि मिनिमम एक्सपोजर नहीं होता है प्रायोरिटी सेक्टर के केस में फॉर एनबीएफसी। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, तो अपने लेते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स को हमने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। सो द फर्स्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज इनकम रिकॉग्निशन, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़े थे, 12th में भी पढ़े थे, इवन आईपीसीसी में भी हमने एएस में पढ़े थे। तो ये बस वही छोटे बच्चों वाला खेल है थोड़ा बहुत। एंड द थर्ड वन इज प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें बताया जाएगा कि प्रोविजन कैसे बनाना है एनबीएफसी को। तो ये भी सारी छोटी बच्चों वाले काम है। सो द फर्स्ट वन, अभी लेते हैं अपने फर्स्ट वन, यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बैंक आप पढ़ चुके होंगे, बैंक का चैप्टर। तो बेसिकली बैंक के केस में टीयर 1 कैपिटल होता है, टीयर 2 कैपिटल होता है, राइट? आप लोगों ने पढ़ा होगा टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। सो सेम अप्लाइज टू एनबीएफसी। एनबीएफसी के केस में भी टीयर 1 कैपिटल होता है, टीयर 2 कैपिटल होता है। एंड ये जो टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल, ये दोनों मिला के इनकी जो कंबाइन होती है, यानी कि टीयर 1 एंड टीयर 2 मिला के उसकी मिनिमम कैपिटल जो होती है, वो मिनिमम कैपिटल 15% होने चाहिए। ये 15% किसकी? क्योंकि एनबीएफसी की जितनी भी रिस्क वेटेड असेट्स होती है, उसकी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, 15% होनी चाहिए आपकी टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। एंड उसमें टीयर 1 कैपिटल 2017 से 31 मार्च 2017 से टीयर 1 कैपिटल जो होती है वो मिनिमम 10% होनी चाहिए। एंड अगर आपके एनबीएफसी गोल्ड ज्वेलरी के सामने लैंडिंग करने के लिए, उनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो गोल्ड ज्वेलरी के सामने लैंडिंग करने का है, देन उस केस में ये जो भी टीयर 1 कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट 10% है, तो वो 10% नहीं है, ये उस केस में 12% कर दी है। तो यानी कि अगर आपके एनबीएफसी का प्राइमरी बिजनेस जो भी है वो गोल्ड ज्वेलरी के सामने लैंड करने का है, देन उस केस में उसका मिनिमम टीयर 1 कैपिटल 12% होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये इधर रिस्क वेटेड असेट्स कैसे निकालना है, इसके परसेंटेजेस दिए हुए हैं। सो विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बट आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इनकम रिकॉग्निशन। सो इनकम रिकॉग्निशन आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जनरली ड्यू बेसिस के ऊपर करते हैं। कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो एएस के हिसाब से भी आप देख लो, 11th-12th में भी पढ़ के आए हो जब आप बच्चे थे, तो हम लोग ड्यू बेसिस के ऊपर करते हैं। तो इधर भी सेम बोला गया है कि ड्यू बेसिस के ऊपर ही होगा। बट अगर वो जो भी असेट्स होगी जिसका हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसका हम लोगों को इनकम जनरेट हो रही है जिस असेट से, अगर वो असेट एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होगी, तो एनपीए के केस में वो जो भी इनकम जनरेट होती है उसको हम कैश बेसिस के ऊपर या यू कैन से रिसिप्ट बेसिस के ऊपर हम लोग अकाउंट में या हमारी बुक में उसको अकाउंटिंग करेंगे। तो एनपीए के केस में जब वो एक्चुअली रियलाइज होगी यानी कि कैश बेसिस के ऊपर ही उसको हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन एक अभी क्वेश्चन मेरे को ये आता है कि जैसे एनपीए मतलब क्लासीफाई होगा, जैसे अभी सपोज 31 मार्च को कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, ठीक है, अभी वो इंटरेस्ट 6 महीने तक पेमेंट नहीं होगा, देन आफ्टर 6 मंथ्स उसको एनपीए में क्लासीफाई करेंगे। बट वो जो बीच के 6 मंथ्स है, अब वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग कैसे हम लोग बुक करेंगे? लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई लोन का इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च को हमको ड्यू हुआ है, ठीक है, सपोज लेट्स से वो उसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। अभी 31 मार्च को जैसे ड्यू हुआ होगा तब तो हम लोगों ने उसको ड्यू बेसिस के ऊपर या अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज कर लिया होगा बुक्स में। तो 31
मार्च को हम ऐसे बुक करेंगे, देन 30 अप्रैल आएगा जब और 10,000 हम बुक करेंगे, बिकॉज तब तक तो एनपीए में क्लासीफाई नहीं हुआ है। ऑल्दो ये इंटरेस्ट हमको मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला है, वो जो भी मार्च का 10,000 था, अप्रैल का 10,000 है, वो अभी तक हम लोगों को इंटरेस्ट मिला नहीं है। बट चूंकि ये 6 महीने नहीं हुए हैं ये इंटरेस्ट ड्यू होने को, तो इसको हमने एनपीए में क्लासीफाई नहीं किया है। तो ऐसे ये मार्च, ये अप्रैल आ गया, फिर ये मई आ गया, वैसे करते करते जून जुलाई अगस्त, ऐसे 6 महीने हो गए। तो 6 महीने तक हमारा टोटल इंटरेस्ट 60,000 का ड्यू हो चुका होगा। और इसकी हमने बुक में इनकम भी बता दी होगी, इनकम के रूप में हमने इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया होगा। अब जब आफ्टर 6 मंथ्स भी हम लोगों को ये इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो आफ्टर 6 मंथ्स हम क्या करेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स ये जो भी असेट्स होगी, ये जो भी लोन होगी, उसको हम एनपीए में क्लासीफाई करेंगे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट में क्लासीफाई करेंगे। अब एनपीए के केस में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एनपीए के केस में हम इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमको इनकम रिसीव्ड होती है, इनकम कैश बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ये जो भी इनकम है 60,000 की, वो तो हमको रिसीव भी नहीं हुई है, और इसकी तो असेट भी एनपीए हो गई है। देन उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में बोला गया है कि ऐसी जितनी भी इनकम है जो ऑलरेडी आपने पास में रिकॉग्नाइज कर दी है, पास में उसको बुक में दिखा दिया है, और अभी उसको उस असेट को आप एनपीए में क्लासीफाई कर रहे हो, देन जो पास में दिखाया गया है, यानी कि ये जो भी 60,000 की अमाउंट है, ये 60,000 की अमाउंट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको आपको बुक्स में रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपने जो इनकम शो कर दी है, तो वो इनकम आपको एक्चुअली अभी ईयर एंड पे ना दिखे। ठीक है, तो ये एक चीज इधर बोली गई है। देन चलते हैं असेट क्लासिफिकेशन के। तो बेसिकली एज एन एनबीएफसी उसने बहुत सारी लोन दी होती है, तो अब उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे लोन को, तो असेट को 4 पार्ट में बाइफरकेट किया है। तो फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड असेट, सेकंड वन इज सब स्टैंडर्ड असेट, थर्ड वन इज डाउटफुल असेट, एंड द फोर्थ वन इज लॉस असेट। ठीक है, अब किस असेट को स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, लॉस या डाउटफुल असेट बोला जाएगा, तो बेसिकली बोला गया है कि ऐसी कोई भी असेट, यानी कि ऐसी कोई भी लोन के जिसका रीपेमेंट, इवन इंटरेस्ट का भी एंड इंस्टॉलमेंट का भी, दोनों का रीपेमेंट ऑन द ड्यू बेसिस हो रहा है। जब भी उसका इंटरेस्ट, जब भी उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, तब ऑन द ड्यू बेसिस जो भी इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, उसका रीपेमेंट हो रहा है, देन ये जितनी भी लोन है उसको हम सब स्टैंडर्ड में क्लासीफाई करेंगे। सॉरी, उसको हम स्टैंडर्ड असेट में क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट वन आ गया स्टैंडर्ड असेट, देन उसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड असेट। अब सब स्टैंडर्ड असेट में क्या होता है कि जैसे भी कोई भी लोन है जिसका रीपेमेंट 6 महीने तक नहीं हुआ है एंड उसके बाद उसको एनपीए में क्लासीफाई कर दिया गया है। अब जब भी एनपीए में क्लासीफाई किया है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल इसमें भी बताता हूं कि जैसे किसी लोन है, उसका इंटरेस्ट हमको 10,000 का ड्यू हुआ 31 मार्च को। ठीक है, तो 31 मार्च से 6 महीने के बाद, यानी कि आपने अप्रैल एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यानी कि 30 सितंबर, तो बेसिकली 30 सितंबर की डेट को ये जो भी असेट है, ये जो भी लोन है, तो ये लोन को 30 सितंबर को हम उसको एनपीए में क्लासीफाई करेंगे। एंड एनपीए में एक बार क्लासीफाई कर दिया, देन उसके 18 महीने नहीं पास हुए, यानी कि जैसे ये 30 सितंबर है, अब ये 30 सितंबर से लेके 18 महीने तक ये जो भी असेट है, ये जो भी लोन है, उसको हम सब स्टैंडर्ड असेट में क्लासीफाई करेंगे 30 सितंबर से लेके 18 महीने तक। और अगर उसमें भी ये जो भी असेट है, यानी कि ये जो भी लोन है, वो डिपॉजिट टेकिंग या नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है। आपको याद हो तो अभी मैंने कैटेगरी आपको रिवाइज करवाई थी, एक होता है डिपॉजिट टेकिंग, फिर आता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग के केस में भी दो बाइफरकेशन होता है, एक होता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड दूसरा होता है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। यस, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो बेसिकली इसके केस में और इसके केस में, ये दो वाले केस ऐसा है कि जिसके केस में जो भी 18 महीने हमने पढ़ा, तो वो टाइम पीरियड 18 महीने से की जगह 12 महीने का कर दिया जाएगा, यानी कि 30 सितंबर से लेकर 12 महीने तक ऐसी लोन को हम सब स्टैंडर्ड में क्लासीफाई करेंगे। देन द थर्ड वन इज डाउटफुल असेट। सो बेसिकली ये सिंपल है कि जैसे हमने पढ़ा कि 30 सितंबर जो था, जब हमने एनपीए में क्लासीफाई किया था, तो वो 30 सितंबर से लेके 18 महीने तक या 12 महीने तक जो भी रिस्पेक्टिव एनबीएफसी के कैटेगरी, उसके हिसाब से हम उसको सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई करेंगे। लेकिन वो आफ्टर 18 महीना, जो 18 महीने के बाद होता है, तो वो 18 महीने के बाद उसको डाउटफुल असेट में क्लासीफाई किया जाएगा। तो यही चीज है एक्सीडिंग 18 मंथ्स है डाउटफुल असेट के केस में। एंड द फोर्थ वन इज लॉस असेट। सो बेसिकली लॉस असेट के केस में यही बोला गया है कि कंपनी को जब भी लगे, तब वो कोई भी जो भी असेट है उसको लॉस असेट में क्लासीफाई कर सकती है। जब कंपनी को लगा कि
ये मैंने जो भी लोन दिया हुआ है तो ये लोन अभी रिकवरेबल नहीं है, ये लोन मतलब अभी एज इफ ये बैड डेट ही हो गई है मेरी, तो उसके केस में उसको लॉस असेट हम लोग अज्यूम कर लेंगे। नाउ चलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, पिछले 10 मिनट से मैं आपको समझा रहा हूँ ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 6 महीने के बाद होती है, 6 महीने के बाद। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअल नॉन परफॉर्मिंग असेट का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो बेसिकली ऐसी कोई भी असेट मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, तो वो लोन का इंटरेस्ट, आइदर वो लोन भी यानी कि इंस्टॉलमेंट, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो, आइदर वो दोनों मिला के, अगर ये तीनों चीज में से कोई भी चीज अगर वो 6 महीने से ज्यादा ड्यू होती है, देन उस केस में वो लोन जो भी है तो वो लोन को हम लोग एनपीए में क्लासीफाई कर देंगे। तो यही चीज बोला हुआ है कि ये फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट लिया हुआ है, सेकंड में टर्म लोन आ गई, एंड इधर डिमांड एंड कॉल लोन हो गया, कॉल लोन आ गई। तो यही चीज बोला गया। देन फोर्थ पॉइंट में बोला गया कि बिल जो तो भी होता है, बिल डिस्काउंटेड होता है या फिर ऐसा कोई बिल होता है, तो ये जो भी बिल है तो वो 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है, उसका ड्यू हुआ भी 6 महीने हो चुका है, फिर भी उसका पेमेंट नहीं आया अभी तक, देन उस केस में उसको भी एनपीआर में क्लासीफाई कर देंगे। एंड इधर बोला गया है कि अगर कोई भी असेट या सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट सेल की गई है, एंड उसके भी जब भी उसकी अमाउंट ड्यू हो रही है, देन वो ड्यू अमाउंट से भी 6 महीने तक हमको रिसीव नहीं हुए, देन उस केस में उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग एनपीए में क्लासीफाई कर देंगे। देन फर्दर चलते हैं, अगर कोई भी ऐसी कोई लीज रेंटल है, हायर परचेस इंस्टॉलमेंट है, तो ऐसी कोई भी अमाउंट है जिसको ड्यू हुए 12 मंथ्स हो गए हैं, हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने ऊपर 6 महीने पढ़ा, लेकिन लीज रेंटल के केस में और हायर परचेस के केस में उसको ड्यू हुए 12 मंथ्स हो चुके हैं, देन उसके केस में उसको भी एनपीए में क्लासीफाई किया जाएगा। तो यही चीज एनपीए में बोली गई है, आप एक बार एनपीए का भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी आ सकता है एमसीक्यू में कहीं और। नाउ चलते हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली मैंने बोला था कि किसके हिसाब से हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, मतलब कौन सी असेट है, जैसे स्टैंडर्ड असेट आ गई, सब स्टैंडर्ड असेट आ गई, लॉस असेट आ गई आपकी, तो कौन सी असेट के केस में कितने परसेंट आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो यही चीज इधर भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले लेते हैं लॉस असेट। लॉस असेट जैसे मैंने बोला था कि ऐसी कोई भी असेट है कि जिसकी रिकवरी ऐसे पॉसिबल नहीं लग रही है, जिसको ना अपने को लग रहा है कि ये बैड डेट ही समझ लेना चाहिए इसको, देन उसके केस में हमको ऑब्वियस सी बात है, अब ये रिकवरी पॉसिबल नहीं है, बैड डेट ही है, तो उसके केस में 100% ऑफ द अमाउंट, जितनी भी ऐसी लोन है कि जो कि हमने लॉस असेट के रूप में आइडेंटिफाई की है, तो उसकी 100%, कितनी 100% ऑफ द लोन उसको हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सेकंड आता है डाउटफुल असेट आपकी। तो डाउटफुल असेट के केस में बोला गया है कि ऐसी कोई भी लोन है कि जिसको हमने डाउटफुल असेट में क्लासीफाई कर दिया है, एंड अगर वो अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि उस लोन के सामने हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, देन उसके केस में, अनसिक्योर्ड पोर्शन के केस में, जितनी भी लोन है उसके 100% ऑफ द वैल्यू, मतलब कि मैंने ऐसे 10 करोड़ की लोन है जिसको मैंने डाउटफुल असेट क्लासीफाई किया है, एंड जिसके सामने मेरे को सिक्योरिटी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको मैं मार्केट में सेल करके मैं कुछ ले सकूं, देन उसके केस में 100% ऑफ द लोन की हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एंड अगर वो असेट जो भी है तो वो सिक्योर पोर्शन है, तो सिक्योर पोर्शन के केस में अगर उसको डाउटफुल हुए 1 साल से कम हुआ है, देन उसके केस में 20% आपको रखना पड़ेगा, अगर वो 1 से 3 साल हुआ है तो 30%, एंड 3 साल से ज्यादा हो चुका है उसको अगर डाउटफुल असेट में क्लासीफाई किए हुए, देन उसके केस में हमको एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन अमाउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नाउ चलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट में। तो बेसिकली सब स्टैंडर्ड असेट सबसे इजी है, कुछ भी ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं है, जितनी भी सब स्टैंडर्ड असेट, जितनी भी लोन ऐसी है जिसको आपने सब स्टैंडर्ड असेट में क्लासीफाई किया है, तो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग का उसको आपको रख देना है, प्रोविजन बना देना है, सिंपल सी बात है, ये सबसे आसान है। एंड लास्ट चलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट के केस में। सो बेसिकली सब स्टैंडर्ड असेट में के केस में अगर वो एनबीएफसी क्या है, एक तो हो गई डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एंड दूसरी आती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग में, दो पार्ट थे जो हमने पढ़े थे, उसमें भी आती है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से कौन सी बोली मैंने, एक बार होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एंड दूसरी होती है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। देन ये दो केस में 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एंड अगर वो एनबीएफसी है, वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, देन उसके केस में 0.25% ऑफ द अमाउंट आपका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हो गई आपकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये शायद से आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये बोनस मार्क है, एमसीक्यू में ये मार्क्स तो जाना नहीं चाहिए आपको, बिकॉज ऑडिट में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो मतलब वो तो सोने पे सुहागा ही बोल सकते हो आप, आप मतलब इतने टफ पेपर में आप ऐसे 1-2 मार्क ऐसे बोनस आपको मिल जाए तो फिर जल्द से हो गया, आपका एग्जामिशन लेके आ जाओगे आप, ठीक है।
अभी चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर। यस, सो बेसिकली एज एन ऑडिटर, ये ऑडिट प्रोसीजर में बताया गया है कि एज एन ऑडिटर जब आप एनबीएफसी का ऑडिट करने जाते हो तो एनबीएफसी का ऑडिट करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज असर्टेनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली जब भी आप ऑडिट करने जाते हो, आप देख रहे हो कि एनबीएफसी का ऑडिट करना आपको भेजा है आपके जो भी प्रिंसिपल है या जो भी मैनेजर ने, तो सबसे पहले तो आपको एक बार देख लेना है कि उसका उसका जो भी बिजनेस है तो उसका बिजनेस क्या है। अब ये बिजनेस क्यों देखना है, तो बिजनेस के ऊपर से पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो भी कंपनी है तो क्या वो एक्चुअल में एनबीएफसी है, क्या वो एक्चुअली डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, क्या वो एक्चुअली लोन देती है, और उसका जो भी क्राइटेरिया हमने पढ़ा, जो भी 50% उसका जो भी फाइनेंशियल एसेट है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, जो भी फाइनेंशियल इनकम है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या वो कंडीशन फुलफिल करती है या नहीं। एंड अगर वो करती है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करती है, जिसके बेसिस के ऊपर क्या होगा, उसका क्लासिफिकेशन होगा। हमने ऊपर अभी पढ़ा बेस्ड ऑन एक्टिविटीज कंडक्टेड, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज कंडक्टेड। तो जब आप उसका बिजनेस पढ़ोगे, जब आप उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ोगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ोगे, आप उसकी बोर्ड मीटिंग का डिस्कशन पढ़ोगे, मिनट्स पढ़ोगे, तभी तो पता चलेगा कि ये क्या एक्टिविटी करती है और इसका क्लासिफिकेशन सही से हुआ है कि नहीं। तो इसलिए बोला गया है कि ये बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है। एंड हम एमओए पढ़ सकते हैं जैसे मैंने बोला, एंड आप बोर्ड की मीटिंग एंड उसका डिस्कशन भी पढ़ सकते हो, एंड टॉप मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हो, मिनट्स भी पढ़ सकते हो। तो यही चीज बोली गई है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो बेसिकली ये जो भी इंटरनल कंट्रोल होती है, जो भी बैंक होती है, ये तो चलो एनबीएफसी हो गया, बाकी आप नॉर्मल भी कोई कंपनी में जाओगे, जिस लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट कोई भी कंपनी है, तो उसके वहां पे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहले तो हम क्या देखोगे, आप वही देखोगे कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना रॉबस्ट है। अब ये जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। और हम लोग बीइंग एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हम लोग क्यों वो देखेंगे, हम लोग क्यों इवेल्युएट करेंगे उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना रॉबस्ट होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी अगर फ्रॉड हुआ है, कुछ भी अगर मिस स्टेटमेंट हुई है, तो वो इंटरनल कंट्रोल के द्वारा ही पकड़ में आ जाएगी। तो इसकी वजह से अपना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड जो होता है, जो अपना एंटी ही होता है, तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंड अपना कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही बोला गया है इधर भी। तो इसलिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी इवेल्यूशन करेंगे कि आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितनी रॉबस्ट है, कितनी वीक है, क्योंकि अगर वीक इंटरनल कंट्रोल होगी तो हमारा भी नेचर टाइम इन एक्सटेंड बढ़ जाएगा और स्टैट्यूटरी ऑडिट का। तो यही चीज है। देन थर्ड पॉइंट लेते हैं रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है जो हमने सबसे पहले ड्यूअल कंडीशन में पढ़ ली है कि ये जो भी आपकी एनबीएफसी है जिसका आप ऑडिट करने जाओगे, तो हमने बेसिकली ऊपर ही पढ़ लिया है कि कोई भी एनबीएफसी है ना, वो एनबीएफसी का बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती है एक्सेप्ट वो ड्यूअल कंडीशन फुलफिल हो। वो ड्यूअल कंडीशन कौन सी थी, एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आपको। वो जो ड्यूअल कंडीशन थी, वो एक तो थी कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से, एंड दूसरा उसका मिनिमम नेट ऑन फंड 25 लाख होगा अगर 99 से पहले उसने सीओआर लिया होगा, एंड 200 लाख होना चाहिए अगर 21 अप्रैल 1999 के बाद उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है, राइट। तो बस इधर भी हम लोग यही देखेंगे कि क्या उसने आरबीआई के पास से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है, एंड क्या उसकी नेट ऑन फंड भी वो लिमिट जो भी लिमिट है वो लिमिट के हिसाब से ही है ना। बस यही हम लोग ड्यूअल कंडीशन वेरीफाई करेंगे, यही चीज सिंपल सी लिखी हुई है। एंड फर्दर देखते हैं कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है, तो वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के केस में उसको जितनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वो जो भी एनबीएफसी है, वो जितनी भी पब्लिक से जितनी भी डिपॉजिट लेती है, उसके कुछ मिनिमम स्पेसिफिक परसेंटेज उसको लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसा बोला गया है एज पर गाइडलाइंस। तो वही हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि सपोज मैंने एज एन एनबीए मेरी एनबीएफसी ने 100 करोड़ की डिपॉजिट ली हुई है, देन 100 करोड़ की सपोज फॉर एग्जाम्पल 10% लिक्विड एसेट में, 15% या 5% भी लिक्विड एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो क्या वो एक्चुअल में लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है नहीं, तो वो एक बार हम लोग एज एन ऑडिटर हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट भी आ गया। नाउ चलते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। अब इधर एक चीज बोली गई है कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो बेसिकली क्या सारी एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो इधर बोला गया है कि उसको जो भी होगा उसको एक मिनिमम ग्रेड दिया होगा, यानी कि ए ग्रेड होगा, यू नो बी ग्रेड होगा, डबल बी ग्रेड होगा, ट्रिपल बी ग्रेड होगा, सी ग्रेड होता है। तो ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग, मतलब क्रेडिट रेटिंग देते हैं एनबीएफसी को।
अब उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी तो उसके हिसाब से वो अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कि उसको अगर ए क्रेडिट रेटिंग दिया हुआ है तो वो ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसको अगर बी क्रेडिट रेटिंग दिया है तो यानी कि ए से बी थोड़ा कम आता है, तो बी के केस में वो थोड़ी कम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सो एज एन ऑडिटर हमको देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने ये जो भी एनबीएफसी है क्या उसने क्रेडिट रेटिंग लिया हुआ है, उसको क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि लाइक उसको क्रेडिट रेटिंग ही नहीं मिला है, मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट कर दी, वो एनबीएफसी भी है, क्रेडिट रेटिंग कुछ भी नहीं लिया है, मैंने ऐसे डिपॉजिट लेना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दैट विल बी बेसिकली डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। सो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बीइंग एन ऑडिटर हम देख लेंगे कि ये जो भी एनबीएफसी है उसको प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग मिला गया ना, एंड क्रेडिट रेटिंग मिलने के बाद ही उसने एनबी पब्लिक से डिपॉजिट ली हुई ना, तो वो एक चीज हम लोग देख लेंगे। देन हम देखेंगे कि अगर कोई एनबीएफसी है जिसको पहले ए ग्रेड में क्लासिफाई किया था, अभी उसको डाउनग्रेड करके बी ग्रेड में ला दिया है, ठीक है, तो उस केस में पहले ए ग्रेड में होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसने ए ग्रेड के हिसाब से डिपॉजिट एक्सेप्ट की होगी। अब जैसे उसको बी ग्रेड में डिग्रेड कर दिया है, उसको बी ग्रेड में डाउनग्रेड कर दिया है, तो उसके केस में उसकी डिपॉजिट की मैक्सिमम जो एक्सेप्ट करने की लिमिट होती है वो भी कम हो जाती है। तो बेसिकली हमको वही देखना है कि अगर वो ए ग्रेड से बी ग्रेड में क्लासिफाई हुआ है, ए ग्रेड से बी ग्रेड में वो डाउनग्रेड हुआ है, देन उस केस में जो उसकी जो मैक्सिमम एक्सेप्ट कर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की लिमिट होती है, तो वो मैक्सिमम उसने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए वो भी उसने कम कर दिए ना, तो वो भी हम देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो ये भी सेकंड पॉइंट आ गया। देन चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो जैसे कोई एनबीएफसी होती है तो बोला गया है कि अगर कोई भी एनबीएफसी अगर किसी भी पर्सन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, किसी भी पर्सन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो वो रिटर्न अप्रूवल होनी चाहिए, उसके पास से रिटर्न एप्लीकेशन होनी चाहिए। डिपॉजिटर जो भी है तो वो डिपॉजिटर से रिटर्न में लिखा होना चाहिए कि हाँ उसने डिपॉजिट किया हुआ है एनबीएफसी के पास में। एंड देन जो भी डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन होती है, तो वो डिपॉजिट रजिस्टर भी हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे, जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ वो जो भी क्रेडिट रेटिंग है तो वो क्रेडिट रेटिंग के साथ में सिंक्रोनाइज किया हुआ है, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही डिपॉजिट ली हुई है। देन डिपॉजिट का रीपेमेंट सही से हो रहा है, उसका इंटरेस्ट का सही से पेमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज देखने के लिए भी हम लोग एक बार डिपॉजिट रजिस्टर देख लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट यही बोला गया जो मैंने बोला कि डिपॉजिट का पेमेंट एंड उसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो ड्यू डेट पर पेमेंट किया गया है। एंड अगर वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है देन उसके केस में जो भी रिलेवेंट जो भी इंटरेस्ट लगता है तो वो इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया गया है। वही चीज है इधर भी कि इंटरेस्ट कमीशन जो भी पेमेंट किया गया है तो वो पेमेंट भी एक बार देख लेंगे कि वो एक्सेस तो नहीं किया गया ना, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है जितना रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से ही पेमेंट किया गया है ना। सो बेसिकली वो भी हम देख लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट एक देख लेंगे कि जितना भी मैंने बोला कि अगर कोई भी एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है इधर से, तो उसको सर्टेन परसेंटेज उसको लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो भी एक देख लेंगे कि जितनी एक्सेप्ट की है डिपॉजिट उसका सर्टेन परसेंटेज इस साइड हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। एंड जितनी भी एनबीएफसी होती है उसको आरबीआई के पास ऑब्वियसली बात है, अब आरबीआई उसका करता धरता है तो आरबीआई के पास उसको कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होता है, कुछ कुछ उसको फॉर्म होता है वो सबमिट करने पड़ते हैं, रिटर्न्स होता है, तो वो सारी चीजें सबमिट करनी पड़ती है, तो एक बार वो भी देख लेंगे कि क्या वो एक्चुअली उसने फाइल किया हुआ है कि नहीं। ओके सो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ना 10 मिनट पहले हम पढ़ के आए कि 3 पार्ट में बाइफरकेशन किया था। एक तो होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इनकम रिकग्निशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड तीसरा होता है कि जो है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि कौन सी असेट के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही चीज अपने को देखनी है, बेसिकली यही बोला गया है कि एज एन ऑडिटर आपको वही वेरीफाई करना है कि उसकी जो भी कैपिटल मिनिमम कैपिटल रेशियो है, उसका जो भी असेट का क्लासिफिकेशन है, उसका इनकम का रिकग्निशन है, इवन उसका जो प्रोविजन है, जो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, तो उसका कंप्लायंस हुआ है ना, तो बस बेसिकली अपने को फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपने को उसी का कंप्लायंस देखना है। देन सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि ऐसी कोई भी डिमांड लोन या कॉल लोन अगर वो ग्रांट करता है एनबीएफसी, देन उसके केस में उसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए उसने स्पेसिफिक जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की होनी चाहिए, तो वही हम देख लेंगे। देन उसके बाद आता है कि वही चीज की जो भी आपके लोन दिया है हुआ है, तो वो लोन को स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड लॉस एंड डाउटफुल असेट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया गया, वो उस 4 पोर्शन में सही से क्लासीफाई किया है, एंड सही से क्लासिफिकेशन करने के बाद उसके ऊपर सही से प्रोविजन भी बनाया गया है, तो वही हम लोग प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एंड क्लासिफिकेशन का देख लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो एनपीए के केस में हमने देखा था कि जो
इनकम रिकॉग्निशन एनपीए के केस में होता है तो वो कैश बेसिस के ऊपर होता है। जब अपने को उसकी इनकम रियलाइज होते हैं तब उसका हम इनकम रिकॉग्निशन करते हैं। तो वही चीज देख लेने की कि एनपीए की जो इनकम होती है वो ड्यू बेसिस के ऊपर पीएनएल में रिकॉग्नाइज की नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज है। एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी ऐसी एनपीए है कि कोई भी ऐसी असेट है, कोई भी ऐसी लोन है कि जो लास्ट ईयर उसको एनपीए में क्लासीफाई किया था और अगर करंट ईयर में उसको एनपीए से बाहर निकाल दिया है, मतलब कि एनपीए में क्लासीफाई नहीं किया है, देन उस केस में हमको देखने का कि क्या एक्चुअल में उसका जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका एक्चुअल रिसिप्ट हो चुका है ना, मतलब कि अभी वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में फॉल नहीं होती ना। तो वो एक चीज हमें बीइंग एन ऑडिटर वेरीफाई कर लेने की। अभी चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। सो बेसिकली एक एग्जाम के परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये एक दो बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। तो बेसिकली ये 6 पॉइंट्स है जो कि आप याद रख सकते हो। वैसे तो और कुछ है नहीं, एक दो बार याद रखोगे तो याद रह जाएगा, बट फिर भी मैं एक आपको स्टोरी के बेस पर याद रखा देता हूँ। बेसिकली ये मेरी लाइफ के ऊपर से स्टोरी है, बहुत सी गमगीन स्टोरी है, उदास स्टोरी है, बट खैर अभी आप लोगों को तो बता ही देता हूँ, आप तो फिर आप समझ लोगे मेरी भी दशा। सो बेसिकली ये कुछ साल पहले की बात है। कुछ साल पहले एक्चुअली मेरा एक लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया था। अब मैं उसी की स्टोरी आपको बताता हूँ कि ब्रेकअप का क्या सीन हुआ था। बेसिकली जो मेरी एक्स थी, मतलब अभी जो मेरी करंटली जो मेरी एक्स है, यानी उस टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, सो बेसिकली उसने मेरा भरोसा तोड़ा था, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया था। एंड ट्रस्ट तोड़ तो दिया, चलो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रस्ट तोड़ने के बाद उसने चीटिंग की और मेरे अकाउंट से बहुत सारी कैश एनकैश करवा ली थी, चीटिंग करके, पैसों के लिए। तो मैं तो बहुत रोया था उस टाइम में, बहुत उदास था, डिप्रेशन में चला गया था कि यार ये तो मतलब क्या ही हो गया। मतलब मैं इतना भरोसा करता था उसके ऊपर, इतना ट्रस्ट करता था, मेरी बैंक की डिटेल सारी दी हुई थी, और उसने ये पैसों के लिए चंद वैसे थोड़े बहुत पैसों के लिए ऐसा किया। और ये उसने जो भी बैंक से एनकैश करवा ली, उसकी वजह से मार्केट में मेरी क्रेडिट भी बहुत खराब हो गई थी कि ये कितना नेग्लिजेंट इंसान है कि उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। मतलब लड़की का चक्कर में उसने अपनी सारी बैंक डिटेल्स भी उसको दे दिए, एंड बहुत सारी मेरी बदनामी हुई थी जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा नेग्लिजेंट था। तो अब यही चीज के ऊपर याद रख सकते हैं कि एक तो क्या थी, मेरी एक्स ने मेरे साथ क्या किया था, मेरी एक्स ने बेसिकली मेरा ट्रस्ट तोड़ा था। तो एक्स से आप याद रख सकते हो कि इरेग्युलरिटीज इन फॉरेक्स। तो फर्स्ट पॉइंट अपने ले लेते हैं इरेग्युलरिटी इन फॉरेक्स, यानी कि एक्स से आप फॉरेक्स याद रख सकते हो। देन सेकंड पॉइंट पर चलते हैं कि उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप ले लो मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देन ट्रस्ट तो चलो तोड़ा, वो तो ठीक है, समझ लिया, चलो ट्रस्ट तोड़ दिया आपने, दुखी हो गए, रो रहे थे। बट उसने फिर चीटिंग की मेरे साथ, चीटिंग करके मेरे बैंक अकाउंट से सारी कैश एंड कैश करवा लिया। मेरी मतलब जिंदगी की कमाई थी उसमें, और मतलब क्या ही बोलूं मैं अभी। तो यही चीज बोली गई है कि नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपने चीटिंग। एंड चीटिंग करके उसने क्या किया, तो कि सारी कैश मेरी एनकैश करवा दी, यानी कि फ्रॉडलेंट एनकैशमेंट उसने करवा दी थी। तो यही चीज आ गई जिसकी वजह से मेरी क्रेडिट बिगड़ गई थी मार्केट में, ठीक है। तो अनऑथोराइज क्रेडिट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट। एंड ये सब हुआ क्यों, ये सब इसलिए हुआ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट था उसके केस में। तो यही चीज है नेक्स्ट पॉइंट, कि नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस। तो ये 6 पॉइंट दिया हुआ है। एंड 7वां पॉइंट आप ले सकते हो, अदर्स लिख सकते हो, ठीक है। ये 7वां पॉइंट है अदर्स। फिर फर्दर बोला गया कि ये जो दो केस है, एक हो गया आपका नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, एंड दूसरा हो गया मेरी एक्स का केस, यानी कि इरेगुलरिटीज इन फॉरेक्स। तो अब ये फॉरेक्स एंड नेग्लिजेंस इन कैश शॉर्टेजेस के केस में उसको फ्रॉड तभी माना जाएगा जब जिस भी पर्सन ने ये चीज की होगी उसका इंटेंशन प्रूव होगा। अगर उसका इंटेंशन टू डिफ्रॉड प्रूव होगा, देन एंड ओनली देन ये दो केस में फ्रॉड माना जाएगा, अदरवाइज उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। लेकिन इसका रीजन यही है कि कैश शॉर्टेजेस तो ठीक है यार, 200 करोड़ की कंपनी है, 200 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए की कैश शॉर्टेजेस तो होती ही रहती है यार। ये तो ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है यार, उसको कहाँ आप रिपोर्ट करेंगे, फ्रॉड में कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, ऐसा बोला गया है। बट बोला गया है कि अगर कैश शॉर्टेजेस है तो ये आपकी कैश शॉर्टेजेस आपकी 10,000 से ज्यादा है। कितनी है, 10,000 से ज्यादा की अमाउंट की कैश शॉर्टेजेस है, या तो भले 10,000 से कम है लेकिन 5,000 से ज्यादा है, एंड वो जो भी अमाउंट है, यानी कि सपोज 6,000 या 7,000 की जो भी अमाउंट है, वो आपके मैनेजमेंट, ऑडिटर या कोई ऑफिसर ने कैच किया है कि हाँ इतना फ्रॉड हुआ है। एंड जो भी पर्सन कैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसने फ्रॉड होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं किया है। मैंने दो चीज बोली, एक बार फिर से बोल देता हूं, ध्यान रखिएगा, इधर इधर ध्यान दीजिएगा कि कैश के केस में वैसे तो इंटेंशन नहीं होगा तो नहीं बोला जाएगा कि ये फ्रॉड है, बट अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो उसके केस में डायरेक्टली बोल देंगे कि ये फ्रॉड है। 10,000 से ज्यादा है तो हाँ भाई ये फ्रॉड है ही है। और
10,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन 5,000 से ज्यादा है। एंड ये जो भी फ्रॉड हुआ है 5,000 से ज्यादा की अमाउंट, लेट्स से फॉर 6,000 का आपका कैश शॉर्टेजेस आ रही है, देन उसके केस में 6,000 कैश शॉर्टेजेस के केस में वो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कैश हैंडलिंग के लिए, उसने रिपोर्ट नहीं किया ये फ्रॉड होने का। एंड ये फ्रॉड किसने पकड़ा है, तो ये फ्रॉड पकड़ा है मैनेजमेंट, ऑडिटर या कोई भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने। देन उसके केस में ये जो भी फ्रॉड हुआ है, ये जो भी कैश शॉर्टेज है, उसको हम फ्रॉड में क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली ये आपका हो गया फ्रॉड की बात। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना ऑडिट चेकलिस्ट। सो बेसिकली ऑडिट चेकलिस्ट आपको जस्ट मार्गदर्शन देता है, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट नहीं दी हुई है आपको, ये सिर्फ थोड़े से पॉइंट दिए हुए हैं कि आप बीइंग एन ऑडिटर ये चीज है कि जो आप एनबीएफसी में ऑडिट करने जाओ तो आप वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको खुद को ऐसा लगे कि हाँ इसके अलावा भी कोई चीज है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऑडिट वो भी कर सकते हो, एंड एग्जाम के पेपर में भी आप वो चीज लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो ऑडिट चेकलिस्ट है, वो ऑडिट चेकलिस्ट को हमने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। और वो 3 पार्ट कौन सा है तो मैं आपको बता देता हूं। सो द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू लोन्स। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आपकी जो एनबीएफसी होगी, वो एनबीएफसी ने बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ गया। एंड थर्ड इन जनरल पॉइंट आ गया। तो ये 3 पार्ट में हमने बाइफरकेट किया है ऑडिट चेकलिस्ट को। सो अभी लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, यानी कि रिलेटेड टू लोन्स, यानी कि जो भी एनबीएफसी होती है वो एनबीएफसी ने लोन्स दी होती है बहुत सारी पार्टीज को, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि उसमें बीइंग एन ऑडिटर हम क्या देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप एनबीएफसी को तो खैर भूल ही जाओ, एनबीएफसी को तो ठीक है मतलब, लेकिन आप एक बात ये समझ लो कि आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप अपना फादर का बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, एंड फादर के बैंक अकाउंट से आपने किसी फ्रेंड को लोन दिया है। ठीक है, फादर के अकाउंट से आपने अपने किसी फ्रेंड को जरूरत है तो उसको पैसे दिए हुए हैं लोन के रूप में, विदाउट इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट, वो आपका लुकआउट है, वो आप देख लेना, बट आपने लोन दिया हुआ है। अभी आपका जो फादर होगा, फादर होंगे आपके जो, तो फादर ऑब्वियस ही बात है आपको क्या पूछेंगे, पहली बात तो यही पूछेंगे कि तूने किससे पूछ के लोन दी, तूने अपने चलो फ्रेंड को लोन दी, एक नहीं 5 नहीं, जितने भी फ्रेंड को तूने लोन दी, लेकिन किससे पूछ के लोन दी। मेरा बैंक अकाउंट तू यूज कर रहा है तो मैंने तेरे यूज करने के लिए मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल्स तुझे दी हुई है, लेकिन तूने अपने फ्रेंड को दी है लोन, तो तूने किसको पूछ के तूने ये लोन दी है, तो यानी कि किसकी अथॉरिटी है। तो फर्स्ट चीज आपके फादर आपको यही पूछेंगे कि किसको पूछ के ली हुई है। तो फर्स्ट ये आ गया कि वही देखेंगे क्या ये जो भी लोन दी हुई है तो वो प्रॉपरली सैंक्शन है कि नहीं, यानी कि ऑथोराइज है कि नहीं प्रॉपरली। देन सेकंड पॉइंट लेते हैं, तो सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि कंडीशन क्या है, जैसे अभी आपने तो चलो अपने फ्रेंड को दे दिया होगा कि हाँ भाई तू ले ले, अभी 5-7 दिन बाद जब भी तेरे पास पैसा है तो तू मेरे को वापस कर देना, ऑब्वियस सी बात, अभी फ्रेंड्स में तो क्या ही होता है। बट एनबीएफसी लोन देती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ तू लोन ले ले, तेरा जब भी मन जाए 5-7 दिन में मेरे को वापस दे देना, ऑब्वियस सी बात ऐसा नहीं होता है। तो एनबीएफसी के केस में उसने कुछ कंडीशंस रखी होती है कि जो भी लोन दी है तो वो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए यूज होगी, या वो फिक्स असेट्स उससे तू खरीदेगा, किस पर्पस के लिए यूज होगी, कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें अंदर लिखी होती है जो भी उनका लोन का जो ना अग्रीमेंट होता है डॉल। तो अपने को बीइंग एन ऑडिटर हम लोग वो देख सकते हैं कि जो भी कंडीशन है, तो कौन कौन सी कंडीशन लोन के साथ अटैच की हुई है, तो वो हम एक देख सकते हैं। देन अपने देख सकते हैं कि एनबीएफसी ने जैसे लोन दी हुई है, तो ऐसा नहीं है ना कि कोई एक ही पर्सन को बहुत ज्यादा लोन दे दे, सपोज कोई बोरोवर है, जैसे अपने ले लेते कोई भी अपने ना विरजू ले लेते अपना विजय, समझ ही लो आप, मैं क्या ही बोलूँ आगे, तो उसको मैंने एक साथ 50 करोड़ की लोन दे दी है अपने विजय को। अब वो तो ऑब्वियस ही बात है, विजय है तो वो तो मतलब लोन लेके भाग ही जाएगा, वो तो देश छोड़ के कंट्री छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए बोला गया है कि एक सिंगल बोरोवर को स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा लोन नहीं दी है ना, मतलब लिमिट में ही लोन दी गई है ना, तो एज एन ऑडिटर अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देख लें, जिसकी वजह से कल जाके वो भाग जाए या देश छोड़ के कंट्री छोड़ के चला जाए, तो एज एन एनबीएफसी अपने को इतना ज्यादा लॉस ना आए। तो बेसिकली हम वो भी एक चीज देख लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बैलेंस कंफर्मेशन, एक बार कर लेंगे, जिसको हमने लोन दिया हुआ है, हमारे जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें लिखा होता है कि इस पर्सन को इतना लोन दिया है, वाई पर्सन को दिया है, जेड पर्सन को दिया है, तो एक बार बैलेंस कंफर्मेशन कर देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कई बार वो लोग असेट को बढ़ाने के लिए, असेट को ओवर वैल्यू करने के लिए फेक अकाउंटिंग अंडर बुक्स में कर देते हैं,
तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से एक बार हम लोगों को बैलेंस कंफर्मेशन भी ले लेना चाहिए एंड देख लेना चाहिए कि एक बार लोन दिया हुआ है तो जैसे मैंने बोला कि वो तो कंट्री छोड़ के भाग जाएगा अभी, लेकिन ऐसा ना हो तो इसलिए एक बार हम लोग को देख लेना चाहिए कि वो जिसको लोन दिया हुआ है तो वो क्या सेफ हैंड में है ना, एंड वो लोन का जो भी इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सही से रीपेमेंट कर रहे हैं ना। एंड अगर रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, उसका अप्रेजल कर रहे हैं, तो वो चीज हम लोग इधर एक देख सकते हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है, अभी लोन दिया है तो एज स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, लॉस, डाउटफुल कुछ तो होगा उसको क्लासिफिकेशन, तो उसके हिसाब से प्रोविजन सही से किया गया है कि नहीं, नहीं तो वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, प्रोविजन एंड उसका क्लासिफिकेशन लोन का, वो एक बार देख लेंगे। सो बेसिकली ये लोन के पॉइंट हो गए। ऊपर से एक और पॉइंट हो गया कि आपने सपोज लोन दी हुई है, मैंने मेरा सपोज एज एन एनबीएफसी किसी, मेरी एनबीएफसी ने किसी को लोन दी हुई है और उसके सामने असेट उसने ले लिया है एज ए सिक्योर लोन जिसको बोलते हैं। तो वो सिक्योर लोन में ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी एनबीएफसी ने मेरे खुद के, मतलब एनबीएफसी के खुद के शेयर के सामने लोन दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अभी टेंजिबल, वो जो भी जिस पार्टी को हमने लोन दिया एनबीएफसी ने, उसका बिल्डिंग ले ले, उसकी लैंड ले ले, प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम हाइपोथिकेट कर सकते हैं, जिसको ना हम एज ए सिक्योर असेट के रूप में रख सकते हैं अपने पास, लेकिन अपने ही मेरी बैंक एनबीएफसी के शेयर के सामने लोन दी नहीं चाहिए, तो वो एक चीज हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट हो गई लोन के रूप में। मतलब जैसे हमने फर्स्ट पोर्शन डाला था, फर्स्ट पोर्शन में क्या बोला था कि रिलेटेड टू लोन्स, तो ये सारी चीज आप ऑडिट चेकलिस्ट में डाल सकते हो रिलेटेड टू लोन। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप किसी भी एनबीएफसी का ऑडिट करने जा रहे हो तो क्या क्या कुछ चीजें है कि जो आप देखोगे, तो एक रिलेटेड टू लोन में आप ये चीज डाल सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी एनबीएफसी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के में आप क्या देखोगे। सो फर्स्ट पॉइंट यही बोला गया, सिंपल सी बात है कि मेरी एनबीएफसी ने इधर इन्वेस्टमेंट किया है 20 करोड़ ले लो, 50 करोड़, 60 करोड़, लेकिन क्या वो एनबीएफसी ने ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब उसका किसी सीनियर मैनेजर या किसी को भी लगा कि हाँ मेरे को इधर इन्वेस्टमेंट करना है, इधर अपॉर्चुनिटी है तो करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बोर्ड ऑफ अप्रूवल होनी चाहिए, मिनट्स होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर अपने को यही देखना है कि इसने एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उधर बोर्ड मिनट्स है, बोर्ड रिजोल्यूशन है, ये सारी चीजें पास की हुई है कि नहीं, और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट किया ना, तो एक बार अपने ये देख सकते हैं। देन एक लिख सकते हैं कि अपनी जो भी सब्सिडरी ग्रुप कंपनी है, और सब्सिडरी ग्रुप कंपनी को में अपने ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो अपने ने अपने ने ले लिया, उसमें से इंटरेस्ट लिया है अपने ने थोड़ा, तो उसको जो भी पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट का बेसिस क्या है, किस बेसिस के ऊपर अपने ने पेमेंट किया है, क्या गुडविल का पोर्शन है, क्या अदर पोर्शन है, उसकी जो भी असेट्स है वो किस वैल्यू पे ली हुई है। सो बेसिकली वो हम लोग देख सकते हैं, बेसिस ऑफ प्राइस। देन जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर से है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से है, उसके ऊपर प्रोविजन बनाया गया है नहीं, वो सिंपल सी बात है जो हम लोग आगे से पढ़ के आ रहे हैं, चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है। एंड जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ वहाँ एएस एंड इंड है, तो कौन सा एएस होता है, तो बोला कि AS13 है, तो फिर वो AS13 का कंप्लायंस हुआ नहीं, तो वो एक बार हम देख लेंगे कि AS13 का कंप्लायंस होना चाहिए, तो वो एक बार हम देख लेंगे। एंड जब भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिस भी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है सपोज, तो वो जो भी कंपनी है उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो इंटरेस्ट है, डिविडेंड एक बार एजी में डिक्लेयर हो गया है, तो क्या हमने बुक में उसकी एंट्री कर दी है ना, तो एक बार हम वो भी देख लेंगे कि बुक में उसकी एंट्री कर दी है एंड क्या एक्चुअल में वो रिसिप्ट हो गई है या नहीं, तो वो एक बार हम लोग देख लेंगे। एंड ऐसे कोई भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होगी तो हम लोग उसका फिजिकली उसका डॉक्यूमेंट्स होता है, तो वो भी देख लेंगे। एंड अगर उसमें ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है शेयर्स एंड सिक्योरिटी का, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ लॉन्च किया गया है, तो वो थर्ड पार्टी के साथ लॉन्च किया गया है, देन वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअल में यही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है ना। तो ये बेसिकली थोड़े बहुत पॉइंट्स है, ये आप लग सकते हो एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें से। आप एग्जाम में 8-10 पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, 4-5 मार्क तो मिल ही जाएंगे इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो। देन ये आप आता है ऑडिटर्स ड्यूटी। बेसिकली बीइंग एन ऑडिटर हमारी क्या क्या ड्यूटी होती है, ये इधर हमको बताया गया है कि अगर आप एनबीएफसी का ऑडिट करो तो ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी होती है। सो बेसिकली यही बोला गया है कि एज एन ऑडिटर आपको रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं ऑडिट करता हूँ एनबीएफसी का, तो फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट आ गया कि मेरे को शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग करना ही करना है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी का मैं अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करता हूँ तो मेरे को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, तो मैं शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करूंगा। उसके अलावा शेयर होल्डर्स के अलावा आती है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्टिंग करूंगा।
एंड उसके अलावा तीसरी और एक पार्टी आती है जो होती है आरबीआई। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि अगर वो केसेस हमारी कंपनी में अकर होते हैं, अगर वो केसेस होते हैं देन एक्सेप्शनल बेसिस के ऊपर मेरे को आरबीआई को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक होता है आपका शेयर होल्डर्स, दूसरा होता है आपका बीओडी एंड तीसरा होता है आरबीआई, बट ऑन एक्सेप्शनल बेसिस। उसको हर बार पे अपने को रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एंड अगर ये तीन लोगों को तो अपने को करना ही करना है, बीओडी, शेयर होल्डर एंड आरबीआई, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा ये जितनी भी एनबीएफसी होती है, तो वो एनबीएफसी को आरबीआई को स्टेटमेंट्स, रिटर्न एंड और सारी चीजें फर्निश करनी पड़ती है कि उसके जो भी डिपॉजिट होती है तो कितने की डिपॉजिट एक्सेप्ट की है, कितने का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट में रेगुलर है कि नहीं, कितने की डिपॉजिट डिस्पोज ऑफ की गई है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है कि जो एनबीएफसी को आरबीआई को देनी पड़ती है। तो एक बार हम वो भी देख लेंगे कि क्या जो भी ये एनबीएफसी है, तो क्या वो एनबीएफसी ने आरबीआई को ये सारी चीजें दी हुई है या नहीं दी है। एंड अगर वो चीजें नहीं दी गई है देन उसके केस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टोटल जितने भी डिपॉजिट की अमाउंट होती है, टोटल जितने भी डिपॉजिट के इंटरेस्ट अमाउंट होती है, एग्रीगेट डिपॉजिट की अमाउंट होती है, तो वो सारी चीजें एज एन ऑडिटर अपने को आरबीआई को देनी पड़ेगी। तो वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इधर दिया गया है, ठीक है। अभी चलते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि तीन पार्टी को रिपोर्ट करनी पड़ती है। एक तो होगा शेयर होल्डर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा होगा बीओडी को एंड तीसरा आरबीआई को एक्सेप्शनल बेसिस के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी लेते हैं बीओडी को क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही बताया गया है कि आपको बीओडी को क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो इसमें तीन पार्ट में बाइफर्केशन किया गया है। एक तो होता है कि सारी एनबीएफसी, मतलब ऐसे कुछ ऐसे कुछ पॉइंट है कि जो सारी एनबीएफसी का केस में आपको बीओडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी के केस में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड आता है कि ऐसी एनबीएफसी की जिसको कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके केस में आपको बीओडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब लेते हैं ऑल एनबीएफसी के केस में। बहुत ही सिंपल सी चीज, ऊपर वैसे भी हमने ड्यूअल कंडीशन पढ़ ली, बस ऊपर हमने ड्यूअल कंडीशन पढ़ी, बस वही ड्यूअल कंडीशन हमको याद रखनी है कि ये जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या एनबीएफसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया गया है कि नहीं, तो वो एक बात हमको रिपोर्ट में डाल देने की। दूसरी बात डालने की कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चलो ले तो लिया है, लेकिन उसके लिए वैलिड है कि नहीं, मतलब वो एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो वो एक डाल देने की। एंड तीसरी बात नेट ऑन फंड वाली डाल देने की, क्या वो नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट मीट करती है कि नहीं। वही चीज़ है, वेदर द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड वैलिड सीओआर, वही चीज़ है नेट ऑन फंड वाली। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ये सारी एनबीएफसी के केस में अपने को बीओडी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। देन आती है इन केस ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मैंने बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन था ऑल डिपॉजिट, सेकंड आएगा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड तीसरा आएगा कि नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो कि एनबीएफसी जितनी एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इन केस ऑफ एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। अभी बेसिकली आपने ना अभी पढ़ा था कि जो जितनी भी एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसको एक ग्रेड दिया जाएगा, और वो जो भी ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा, उसके हिसाब से वो मैक्सिमम कुछ नो एक्स अमाउंट की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट के केस में हम यही देखेंगे कि जितनी भी परमिशिबल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती, जितनी भी लिमिट परमिट की गई है, उसके उससे एक्सेस नहीं लिया गया ना डिपॉजिट, तो वो एक हम लोग देख लेंगे। देन ऑब्वियसली बात है वही कि कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया ना, मतलब कि क्रेडिट रेटिंग दिए बिना, मतलब क्रेडिट रेटिंग जो भी एनबीएफसी उसको क्रेडिट रेटिंग नहीं मिला गया है एंड क्रेडिट रेटिंग के बिना ही उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन वही चीज़ के सर ये सारी चीज़ ऐसी ही होगी जो अपन ने ऊपर पढ़ के आए, ये क्रेडिट रेटिंग वाला भी हमने पढ़ लिया। देन अभी आएगा कि ये जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि आपका जो भी मिनिमम कैपिटल रेशियो है, जो कि हमने पढ़ा कि वो 15% होना चाहिए आपका टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल मिला के, तो वो भी मिनिमम जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से कंप्लाई कर रही है ना वो एनबीएफसी, तो यही चीज़ है। देन ऐसी कोई उसके एनबीएफसी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो उसका कुछ वायोलेशन हुआ है या नहीं, तो वो एक देख लेते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने किसी से डिपॉजिट ली हुई है, एज एन एनबीएफसी मैंने डिपॉजिट ली हुई है, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको रीपे भी करूंगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन
एज एन ऑडिटर हमको वो भी रिपोर्ट करना है कि क्या एनबीएफसी ने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट के रूप में, रीपेमेंट नहीं किया है उसका इंटरेस्ट के प्रिंसिपल के तौर पे, तो क्या वो डिफॉल्ट किया गया है, तो वो एक देख लेंगे। देन एक देख लेंगे कि जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं आपके, कैपिटल रिक्वायरमेंट ले लो, असेट क्लासिफिकेशन ले लो, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजन रिक्वायरमेंट, तो ये जितने भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं उसका कंप्लायंस हुआ है ना, असेट रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हुआ है, तो यही सारी चीजें ये ना आप एक बार पढ़ लेना, ये मतलब हमने ऑलरेडी ऊपर जो पढ़ के आए वही सारी चीजें, तो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सही से ख्याल आ जाएगा। एंड ये बेसिकली मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो भी नोट्स है, ये अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो ऑडिट, तो ये फर्स्ट टाइम के लिए भी ये नोट्स बहुत यूजफुल रहेगी। एंड अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के लिए तो ये ऑब्वियसली बात है, ये बढ़िया ही है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है इसी 13 पेज में। देन नेक्स्ट चलते हैं कि जो भी डिपॉजिट्स के रिटर्न होते हैं, तो वो डिपॉजिट के रिटर्न आरबीआई को सबमिट किए नहीं, तो वो एक हम वेरीफाई कर लेंगे। एंड जो भी क्वार्टरली रिटर्न आरबीआई को सबमिट करने पड़ेंगे, तो वो क्वार्टरली रिटर्न भी आरबीआई को फर्निश किए कि नहीं, तो वो एक चीज़ देख लेंगे। सो बेसिकली ये काफ़ी पॉइंट्स थे, जैसे 6-8 पॉइंट है, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे आपने अगर एक दो बार पढ़ लिया ना तो ये आपको एग्जाम में याद रह ही जाएगा, बिकॉज जो हमने ऊपर पढ़ा, चाहे फिर वो आपका प्रूडेंशियल नॉर्म्स आ गया, चाहे फिर वो आपकी ड्यूअल रिक्वायरमेंट्स आ गई, चाहे फिर कोई और आ गया, लेकिन जो ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो वही की वही चीज़ इधर लिखी गई है कि वो चीज़ हम रिपोर्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ ऑडिट करेंगे तो वही चीज़ रिपोर्ट करेंगे हम, सिंपल सी यही चीज़ बात है, ठीक है। नाउ चलते हैं कि एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो इसमें एक हम देख लेंगे कि जो भी बीओडी होगा उसने एक रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए कि हाँ हमारी एनबीएफसी ऐसी है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी पब्लिक के पास से। तो एक चीज हम ये देख लेंगे कि बीओडी हैज पास सच रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी चलो रिजोल्यूशन उसने पास कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है उसने रिजोल्यूशन पास कर दिया, तो इसका मतलब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी पब्लिक से। लेकिन क्या उसके बावजूद उसने क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट की है पब्लिक से, तो एक बार वो देख लेंगे क्या उसके बावजूद उसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट की है या नहीं, ठीक है। देन ऑब्वियसली बात है, ऊपर जैसे पढ़ लिया कि जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स होता है वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस होता है नहीं, जो भी सीएआर होता है यानी कि मिनिमम कैपिटल रेशियो जो होता है आपका, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलो या फिर मिनिमम कैपिटल कितना रखना पड़ेगा वो बोलो, तो वो इन कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, वो एक बात देख लेंगे। एंड अगर किसी भी एनबीएफसी को एनबीएफसी एमएफआई में क्लासीफाई करते हैं, देन वो सही से क्लासिफिकेशन किया है ना, तो वो एक बात देख लेंगे। यस, देन आता है कि ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी होती है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का, मतलब जिसको एग्जाम्पशन दिया गया है। हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैंने बोला था जिसका कोई कर्ता धर्ता कोई और होता है, जो जिसका माई बाप कोई और होता है, तो उसको इधर आरबीआई से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम लोग वो भी वेरीफाई कर लेंगे कि अगर कोई ऐसी कंपनी है, अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है आरबीआई के पास से, सीओआर नहीं लेना है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक एडवाइस उसने ली हुई है ना आरबीआई से, तो वो हम लोग वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ऐसी कोई एडवाइस आरबीआई से मिली है और ये एग्जम्प्ट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने से। एंड अगर ये जो भी आप रिपोर्ट देते हो, तो ये रिपोर्ट में अगर आपके कोई भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट आते हैं आप, जैसे हमारा जो ओपिनियन होता है अनफेवरेबल होता है, क्वालिफाइड होता है, क्लीन होता है, तो ये सारी जो भी होता है, तो अगर आपका जो ओपिनियन है वो अनफेवरेबल आया या फिर क्वालिफाइड आया, देन उसके केस में आपको रीजन भी स्टेट करने पड़ेगा कि किस वजह से आपने अनफेवरेबल ओपिनियन दिया है, किस वजह से आपने क्वालिफाइड स्टेटमेंट दिया है, तो आपको उसके लिए रीजन भी इंडिकेट करने पड़ेंगे। तो यही चीज बोली गई है इधर, ठीक है। एंड ये बस ये जो मैंने बोला कि तीसरी पार्टी थी, हमने फर्स्ट पढ़ा कि शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सेकंड पढ़ा कि बीओडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एंड द थर्ड वन इज कि हमको आरबीआई को कुछ एक्सेप्शन केसेस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो एक्सेप्शन केसेस के रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली यही लिखा गया है कि अगर कोई भी एनबीएफसी ने कुछ भी आरबीआई एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है, क्या किया है, आरबीआई एक्ट में कुछ कितनी भी प्रोविजंस लिया हुआ है, कोई भी गाइडलाइंस दिया हुआ है जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा एनबीएफसी को, एंड अगर उसने कंप्लायंस नहीं किया है, अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, देन ये जो भी कॉन्ट्रावेंशन किया है उसके केस में एज एन ऑडिटर हमको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमको आरबीआई को एडवाइस भेजनी पड़ेगी कि हाँ हमको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली कि हाँ ये इतनी इतनी चीजें ऐसी है कि जिसको एनबीएफसी ने इसको कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्लायंस विद कारो 2020, मतलब एनबीएफसी को कारो 2020 का कुछ क्लॉजेस एप्लीकेबल होते हैं जिसको उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसकी अलग से मैंने कारो 2020 के रिवीजन वीडियोस बनाई हुई है, एंड उसके आप क्लॉज रिमेंबर कर सके इसलिए पूरी एक 10-12 मिनट की एक
छोटी सी वीडियो बनाई हुई है कि एक पूरी स्टोरी बना के मैंने आपको समझाया कि उसका क्लॉज कौन से है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो अगर उसको आपको कारो 2020 के भी क्लॉज रिमेंबर करने हो तो। देन अपने चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। सो बेसिकली जितनी भी एनबीएफसी होती है, तो बहुत सारी एनबीएफसी को अभी इंडेक्स एप्लीकेबल होता है, कुछ कुछ एनबीएफसी को एएस एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि ऐसी कोई भी एनबीएफसी है, ऐसी कोई भी लिस्टेड एनबीएफसी है या अनलिस्टेड एनबीएफसी जो भी है, आइदर लिस्टेड है आइदर अनलिस्टेड एनबीएफसी है, कि जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, किसकी कितनी है 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ जिसकी भी है, तो ऐसी एनबीएफसी को इंडेक्स एप्लीकेबल होगा कब से, 1/4/2018 से। और सिर्फ वही एनबीएफसी को नहीं, उसके पूरी खानदान को एप्लीकेबल होगा, यानी कि उसकी होल्डिंग को भी अप्लाई होगा, उसके सब्सिडरी को भी अप्लाई होगा, उसके जॉइंट वेंचर को भी अप्लाई होगा, उसके एसोसिएट, मतलब पूरी की पूरी। अगर आपकी एक एनबीएफसी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, देन उसके पूरे खानदान को इंडेक्स एप्लीकेबल होगा 1/4/18 से। एंड अगर कोई भी एनबीएफसी की जो भी नेटवर्थ होती है, तो वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है, तो उस केस में उसकी जो भी पूरी खानदान होती है, उसका पूरा फैमिली होता है, उसको 1/4/2019 से, यानी कि 1 साल के बाद उसको इंडिया से एप्लीकेबल होगा। एंड ये जो भी नेटवर्थ की लिमिट है 500 करोड़ 250 करोड़, तो वो एज ऑन 31 मार्च 2016 को हम कैलकुलेट करेंगे। या तो फिर अगर आपकी एनबीएफसी उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, या तो फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, देन उसके केस में जो भी फर्स्ट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, तो फर्स्ट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेटवर्थ हम ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही बोला गया है। एंड जो भी एनबीएफसी होती है, तो वो एनबीएफसी को डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर। ये सबसे लास्ट टॉपिक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो एक बार देख लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। यानी कि डिवीजन 2 कौन सा है, तो डिवीजन 2 है एनबीएफसी के अलावा की कंपनी के लिए इंडेक्स, एंड डिवीजन 3 कौन सा है, तो क्या इंडेक्स फॉर एनबीएफसी। तो अब ये दो में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से, और इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना एनबीएफसी का चैप्टर। तो अभी बोला गया है कि जितनी भी एनबीएफसी होती है, उसका जो भी बैलेंस शीट होता है, तो बैलेंस शीट होता है उसका, तो वो लिक्विडिटी के हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हो। यानी कि आपकी लिक्विड एसेट को आप पहले दिखा सकते हो, इनलिक्विड एसेट को आप बाद में दिखा सकते हो। जबकि जो नॉर्मल कंपनीज होती है, जो कि एनबीएफसी के अलावा होती है, तो उसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसके केस में आपको याद हो, ऑब्वियसली बात याद होगा, अभी एग्जाम आ रही है तो, बट उसके केस में कैसा होता है कि सबसे पहले आती है आपकी नॉन करंट असेट्स आती है, फिर आपकी करंट असेट्स आती है। तो ये वैसे पूरा क्रम होता है। लेकिन एनबीएफसी के केस में उन्होंने एक इधर बोल सकते हो कि छूट छाट दी हुई है, या फिर उसके केस में बोला गया है कि अगर उसको लगे तो वो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी के हिसाब से भी वो अपना बैलेंस शीट मेंटेन कर सकती है। सबसे पहले जिसमें सबसे पहले होगा इनलिक्विड असेट्स, फिर होगा लिक्विड असेट्स, तो वैसे ये लोग कर सकते हैं। देन जो भी रिसीवल्स होती है, अपने पहला बैलेंस शीट ले लेते हैं, फिर अपने पीएनएल के ऊपर जाते हैं। तो बैलेंस शीट में एक डिफरेंस हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद आता है रिसीवेबल, जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, दूसरे रिसीवेबल्स होते हैं। तो रिसीवेबल के केस में बोला गया है कि अगर किसी भी एलएलपी के पास से अगर डेट अगर ड्यू होता है, किसी भी एलएलपी के पास से अगर डेट ड्यू होता है एनबीएफसी को, जिसमें उसका डायरेक्टर पार्टनर या मेंबर है, यानी कि सपोज मैं जिस एनबीएफसी का ऑडिट कर रहा हूं, वो एनबीएफसी का जो डायरेक्टर है, वही डायरेक्टर किसी और एलएलपी में पार्टनर है, या किसी और एलएलपी का वो मेंबर है, और अगर ये एनबीएफसी को उसके पास से पैसे निकलने के होते हैं, देन उस केस में ये जो भी एलएलपी होगा, तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा रिसीवेबल के अंदर, जो कि नॉर्मल कंपनी का केस में नहीं होता। नॉर्मल कंपनी के केस में कैसा होता है कि नॉर्मल जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं, तो नॉर्मली वही रिसीवेबल्स जनरली दिखा देते हैं। ठीक है, एंड अगर ट्रेड रिसीवेबल के केस में कोई क्रेडिट रिस्क में इंक्रीज होता है, तो वो भी सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। अभी आपने कंपनी का पढ़ा होगा, तो कंपनी में आपने कहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ट्रेड रिसीवेबल है, उसके क्रेडिट रिस्क में इंक्रीज आ गया है, तो हम लोग वो जो पर्सन है उसको हम अलग से अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट एनबीएफसी के केस में ये एक चीज आप कर मतलब बोला गया है कि आपको करनी पड़ेगी अगर आप एनबीएफसी है तो ये बेसिकली हमने पढ़ ली बैलेंस शीट का 3 आइटम। अभी अपने चलते हैं पीएनएल के आइटम पे। तो पीएनएल के पॉइंट में क्या बोला गया है, ये वाला पीएनएल का पॉइंट है, तो जिसमें बोला गया है कि अगर आपकी कोई भी इनकम या एक्सपेंस है, कि जो किसी भी इनकम या एक्सपेंस की हेड में फॉल नहीं होती, यानी कि वो अदर इनकम या अदर एक्सपेंस में क्लासीफाई होती है। देन अदर इनकम और अदर एक्सपेंस के केस में अगर वो टोटल इनकम या एक्सपेंस से 1% से ज्यादा है, टोटल इनकम या एक्सपेंस से वो 1% से ज्यादा है, देन उस केस में ये जो भी इनकम या एक्सपेंस है, उसको अदर इनकम में भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिवीजन 2 की बात करो, देन डिवीजन 2 के केस में क्या होता था, तो डिवीजन 2 के केस में बोला गया था कि अगर वो इनकम
1% ऑफ टोटल इनकम या एक्सपेंस या 10 lakhs विच एवर इज हायर, अगर उससे भी ज्यादा होती थी देन और ओनली देन उसको अलग से हम लोग क्लासीफाई करते थे। तो ये एक 4th पॉइंट आ गया। देन लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ये जो भी एनबीएफसी का केस है, तो एनबीएफसी के केस में ये जो भी ओसीआई होती है, तो ओसीआई को पीएनएल के फेस के ऊपर दिखाना पड़ता है, जबकि इन नॉर्मल केस जो भी कंपनी का केस होता है उसमें वो लोग फेस पर नहीं दिखाते, पीएनएल के फेस के ऊपर दिखाना कंपलसरी नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट दिया गया है कि ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है और वो स्टैट्यूटरी रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस है, तो वो जो भी नो रिस्ट्रिक्शन है कंडीशन है, तो वो सारी चीजें भी अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोट्स में। तो ये चीज आ गया हमारा 6th पॉइंट। सो बेसिकली ये 6 डिफरेंसेस है बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3।